राउटिंग टेबल के कंटेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो डेस्टिनेशन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हो गई। अब उस तक जाने के लिए नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस, जैसे तुम लोग एग्जांपल ले लो, MS पेंट, क्या है इसमें, MSPAINT, नहीं ये तुमने आधे छिपाए हुए ना, रहन दो, अगला रोए, रहन दो, इतना भी किसी को दुखी करना अच्छी बात नहीं है। कहाँ से है ये, थैंक यू। जैसे मैं बात करता हूँ, ये राउटर नंबर 1 ये कनेक्ट है राउटर नंबर 2 के पास। अब राउटर नंबर 2 का अपना एक नेटवर्क चल रहा है 20.0.0/8 पे। तो राउटर नंबर 1 की राउटिंग टेबल में क्या आएगा, कहता है कि मैं 20 के नेटवर्क तक रीच कर सकता हूँ। अब वहां तक जाने के लिए वाया वाली एंट्री आती है ना, वाया। अब वो राउटर नंबर 2 का आईपी एड्रेस होता है, जैसे एग्जांपल ले लो 12.1.1.2। तो यही वो उसने यहाँ पे कहा, क्या कहता है, नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस, किसी भी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस, आउटगोइंग इंटरफेस। अब वो कहता है कि अगर 12.1.1.2 पे मेरे को डेटा सेंड करना है, तो डेटा सेंड करने के लिए एग्जिट इंटरफेस क्या हो गया, ये वाला, ये सीरियल 0/0 हो सकता है ना, जिगजैग लाइन है मतलब सीरियल इंटरफेस है। अब 0/0 भी हो सकता था, 0/1 भी हो सकता था। तो नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस और राउटिंग प्रोटोकॉल। अब कोई भी रूट, जैसे इसने ये 20 का नेटवर्क लर्न किया, ये तो एक रिमोट नेटवर्क है ना, रिमोट साइट का नेटवर्क है, कहता है ये राउटिंग टेबल में ऐड हुआ। अब ऐड कराने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, या तो स्टैटिकली ऐड हुआ या फिर वो डायनामिकली ऐड हुआ। स्टैटिक ऐड होता है तो एस लिख करके आ जाता है। अगर डायनामिक ऐड होता है, डायनामिक का मतलब क्या हो गया, राउटिंग प्रोटोकॉल रिप के लिए आर आ गया, EIGRP के लिए डी आता है और OSPF के लिए O आता है। अब तुम बोलोगे कि E क्यों नहीं आया EIGRP के लिए, तो E रिजर्व हो गया था ना EGP प्रोटोकॉल के लिए, कल बताए थे ना IGP और EGP प्रोटोकॉल्स। तो EGP के लिए क्या आ गया, E रिजर्व हो गया था उस टाइम पे। तो अब वो क्या दें, तो उन्होंने क्या कर दिया, EIGRP को डी असाइन कर दिया। तो ये है। अब वो कहता है स्विचेस, सॉरी राउटर्स इसके अलावा कुछ और भी टेबल्स मेंटेन करते हैं, जैसे नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल। लेकिन सारे प्रोटोकॉल्स इन टेबल्स को मेंटेन नहीं करते। जैसे मैं अगर हम लोग अभी बात करें, हम लोग रिप पढ़ रहे थे ना कल, तो रिप अपने पास में नेबर टेबल नहीं बनाता, क्योंकि रिप कभी भी नेबर ही नहीं बनाता। रिप हमेशा डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर ही डिक्लेयर करता है, वो कभी भी नेबर नहीं बोलता। ठीक है, आगे बात करते हैं टोपोलॉजी टेबल। रिप ये भी मेंटेन नहीं करता। रिप सिर्फ क्या मेंटेन करके चलता है, एक टेबल, और उस टेबल का नाम क्या है। तो अब बात आती है कि दूसरे प्रोटोकॉल जो नेबर टेबल बनाते हैं उनमें ऐसा क्या आता है। तो नेबर टेबल में जैसे राउटर नंबर 1, मान लीजिए EIGRP चल रहा होता और ये दो राउटर्स के साथ कनेक्ट है, राउटर नंबर 2 और राउटर नंबर 3। तो राउटर नंबर 1 की राउटिंग टेबल में तो इन्फॉर्मेशन आ गई इन तक जाने की, इनके नेटवर्क की। अब वो कहता है कि अगर मेरा आईपी एड्रेस 12.1.1 है और सामने वाले का 12.1.1.2, कहता है मेरा आईपी एड्रेस 13.1.1.1 है, 13.1.1.3, कहता है मेरी नेबर टेबल में मेरे नेबर राउटर्स के ना आईपी एड्रेस आएंगे। मतलब अगर मैं राउटर नंबर 1 पे जाकर के कमांड चलाऊं कि मुझे अपनी नेबर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो नेबर का आईपी एड्रेस ही तो आएगा। नेबर का आईपी एड्रेस हमें कौन सी टेबल में मिलता है, नेबर टेबल में। यहाँ लिखा हुआ मिलेगा 12.1.1.2 इज योर नेबर एंड 13.1.1.3 इज ऑल्सो योर नेबर। तो ये नेबर की इंफॉर्मेशन, नेबर्स के आईपी एड्रेस मेंटेन करके रखता है अपने पास। हाँ, डायरेक्टली कनेक्टेड तो नेबर होते हैं। IGP के केस में जब दो राउटर्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हैं और इनके एक कुछ पैरामीटर्स होते हैं, अगर वो पैरामीटर्स मैच करते हैं तो ये एक दूसरे के नेबर बन जाते हैं। अगर वो पैरामीटर्स मैच नहीं करते तो ये नेबर नहीं है, और जब नेबर नहीं है तो नेबर टेबल में उनकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी, वो सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स रह जाएंगे। लेकिन रिप के केस में कोई नेबर नहीं होता।
लेकिन सर रिप में तो वो ऑलरेडी अपनी राउटिंग टेबल दोनों राउटिंग टेबल शेयर करा लेता है, बट वो उसको नेबर डिक्लेयर नहीं करता। लेकिन हमें पता तो चल रहा है कि अपने जो नेबर का हमें उसकी आईपी एड्रेस क्या है, तो वहीं से पता। हाँ पता तो चल जाएगा, बट अगर ऐसा हो राउटर नंबर 1 राउटर नंबर 2 से और राउटर नंबर 2 कनेक्ट हो 3 से, यहाँ का नेटवर्क चल रहा है 30.0.0.0/8, ये राउट होते हुए आया राउटर नंबर 1 के पास, तो इसने बोला कि मैं 30 के नेटवर्क तक डेटा भेज सकता हूँ, लेकिन थ्रू किसके 12.1.1.2 के थ्रू ना, तो वो इसका ये नेबर पता चल गया कि ये डायरेक्टली कनेक्ट है इसके साथ, बट ये तो नहीं पता चला कि एग्जैक्टली 30 किसके साथ कनेक्ट है। हाँ ठीक है, आगे आते हैं टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी टेबल में क्या है कि नेटवर्क की टोपोलॉजी, मान लीजिए ये राउटर नंबर 1 है, ये राउटर नंबर 2, ये है राउटर नंबर 3, और इन दोनों के बीच में चल रहा है एक राउटर नंबर 4। मैंने आपको बताया था हर प्रोटोकॉल का बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने का अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है। कोई कैसे काम करता है, कॉस्ट पे काम करता है कि लीस्ट कॉस्ट पाथ इज ऑलवेज प्रेफरेबल। कुछ ऐसे होते हैं होप काउंट वैल्यू पे काम करते हैं। अब रिप की होप काउंट वैल्यू, मैक्सिमम होप काउंट वैल्यू कितनी थी, 15, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ कुछ और प्रोटोकॉल्स की, तो उनका क्या है, अपनी मैट्रिक अलग रहेगी, कंपोजिट मैट्रिक, के वैल्यूज वगैरह का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया उनने। कहता है यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कुछ ऐसा क्राइटेरिया ले लो, मान लीजिए कॉस्ट की बात करते हैं कि अगर मैं थ्रू R2 से होता हुआ R3 रीच करता हूँ, तो जो मेरे को कॉस्ट आ रही है, मान लीजिए वो कितनी आ रही है, 100, ये रुपीज़ में नहीं चल रही, MB में नहीं चल रही, जस्ट एक इंटीजर वैल्यू है 100। अब वो कहता है अगर मैं 1 to 4 एंड 4 to 3 जाता हूँ तो ये मेरे को कितना आता है, 150 आता है। तो लीस्ट कॉस्ट पाथ कौन सा हो गया, 100 ऑब्वियसली। तो ये वाला पाथ जो बेस्ट पाथ होता है ना किसी भी नेटवर्क तक जाने का, बेस्ट पाथ, वो कहाँ पे आ गया, आपकी राउटिंग टेबल में। ओके, देन नेक्स्ट टेबल की बात करते हैं, नेबर टेबल। तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई इस वाले राउटर की और इस वाले राउटर की। अब टोपोलॉजी में क्या बचा, कहता है अगर कल को ये वाला बेस्ट लिंक हो जाता है डाउन, तो जो पाथ, अल्टरनेट पाथ कह लो या बैकअप पाथ कह लो, जो इन फ्यूचर यूज होगा, वैसे तो बेस्ट नहीं है, लेकिन अगर कल कोई लिंक डाउन हो जाए तो फिर इंफॉर्मेशन तो यहीं से जाएगी ना। तो कहता है अल्टरनेट पाथ की इंफॉर्मेशन हमें कौन सी टेबल में देखने को मिल जाती है, टोपोलॉजी टेबल में देखने को मिलती है। तो हमने अभी तक 3 टेबल्स पढ़ी जो राउटर्स मेंटेन करते हैं, या जनरली प्रोटोकॉल्स के आने पे राउटर्स मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल, सॉरी राउटिंग टेबल, नंबर 2 नेबर टेबल, शॉर्ट में मैंने इस तरीके से लिख दिया, नंबर 3 टोपोलॉजी टेबल। राउटिंग टेबल में हमेशा हर नेटवर्क तक जाने का बेस्ट पाथ और उस तक जाने का नेक्स्ट होप का IP एड्रेस वगैरह मिलेंगे। नेबर टेबल में नेबर राउटर का IP एड्रेस मिलेगा, जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। टोपोलॉजी में बेस्ट पाथ तो है ही है, और इन केस अगर बेस्ट डाउन हो जाए तो जो बैकअप पाथ होता है, बैकअप समझते हो, रिडंडेंट लिंक, कहने का मतलब स्टेपनी, अगर मेरा एक जो बेस्ट है वो डाउन हो जाए तो जो मेरा अल्टरनेट पाथ है उसके थ्रू डेटा सेंड करेंगे। तो उन दोनों की इंफॉर्मेशन आपको कौन सी टेबल में देखने को मिल जाती है, टोपोलॉजी टेबल में। तो राउटर्स 3 टेबल मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, डायनामिक के बारे में बात करते तो इन्होंने कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि क्या एडवांटेजेस हैं डायनामिक राउटिंग के और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस की बात करें, सिंपलर टू कॉन्फ़िगर ऑन लार्ज नेटवर्क्स। कल भी मैंने आपको बताया था स्टैटिक राउटिंग एक छोटे नेटवर्क तक तो ठीक है, एक बड़े नेटवर्क के लिए स्टैटिक राउटिंग एक प्रेफरेबल ऑप्शन नहीं है। विल डायनामिकली चूज अ डिफरेंट रूट इफ अ लिंक गोज डाउन। जैसा मैंने आपको बताया था, राउटर नंबर 1 2 के साथ कनेक्ट है और 2 3 के साथ कनेक्ट है, और ये दोनों मिलकर के किसके साथ कनेक्ट है, 4 के साथ। लीस्ट कॉस्ट पाथ ये था, है ना। ये वाला लिंक यहाँ पर आके क्या हो गया, डाउन हो गया। मान लीजिए ये वाला लिंक यहाँ पे क्या हो गया, डाउन। कहता है अगर ये वाला लिंक डाउन हो गया तो अब ये यहाँ तक डेटा सेंड नहीं कर सकता। अब अगर आपने स्टैटिक राउटिंग कर रखी होती तो आपको मैनुअली पाथ बदलना पड़ता ना। कहता है डायनामिक राउटिंग के अंदर में हमें ऑप्शन मिलता है कि वो ऑटोमेटिकली या डायनामिकली कोई अल्टरनेट पाथ का यूज़ करके डेटा फॉरवर्ड करा देता है। तो ये एडवांटेज ही हो गई। हाँ ना, लीस्ट कॉस्ट मीन्स जो एक वैल्यू के अकॉर्डिंग, मतलब उन अभी पढ़ोगे आगे कि कैसे वो MB के, मतलब आपके लिंक बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग वो कॉस्ट कैलकुलेट करता है, वो पढ़ोगे आगे आने वाले प्रोटोकॉल्स में। जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। यह कि काम कर लेते हैं ना, रिप का ही पढ़ लो। हुप काउंट तो समझ में आया था, यहाँ से हुप काउंट कितने पढ़ेंगे इसको, 2 1 and 2। कहता अगर यहाँ से भी जाएगा तो कितने पढ़ेंगे, 1 and 2।
कहता है ऐसे केस में क्या होगा, मान लो राउटर नंबर 1 के पास में कुछ डेटा है जो राउटर नंबर 3 को सेंड करना है, ऐसे केस में वो कर देगा लोड बैलेंसिंग। मीन्स फर्स्ट पैकेट यहाँ से, सेकंड पैकेट यहाँ से, थर्ड पैकेट यहाँ से, फोर्थ पैकेट यहाँ से। अब अगर कल को इन दोनों के बीच में एक लिंक मैंने कनेक्ट कर दिया, 1 और 3 के बीच में डायरेक्ट कनेक्टेड लिंक हो गया। अब यहाँ पे होप काउंट वैल्यू आ रही थी 2, यहाँ पे होप काउंट वैल्यू आ रही थी 2, यहाँ पे होप काउंट वैल्यू कितनी आ गई 1। तो बेस्ट पाथ अब क्या हो जाएगा, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ आईपी एड्रेस देना है और रिप पे इसको एडवर्टाइज करा देना है, दैट्स इट। ऑटोमेटिकली वो इस पाथ का यूज करना स्टार्ट कर देगा डेटा फॉरवर्ड करने के लिए। और जैसे ये लिंक डाउन हुआ तो वो इन दोनों से लोड बैलेंसिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो ये होते हैं डायनामिक राउटिंग की एडवांटेज। कहता है एबिलिटी टू लोड बैलेंस बिटवीन मल्टीपल लिंक्स। समझ में आया था लोड बैलेंसिंग, जब दोनों ही लिंक्स पे या दोनों पाथ पे आपको सेम मैट्रिक लर्न कर रहे हो तो आप क्या करा सकते हो, लोड बैलेंसिंग करा सकते हो। डिसएडवांटेज, अपडेट्स आर शेयर्ड बिटवीन राउटर्स दस कंज्यूमिंग बैंडविड्थ। कल मैंने बताया था राउटर नंबर 1 राउटर नंबर 2 को अपने अपडेट देता है, राउटर नंबर 2 राउटर नंबर 1 को अपने अपडेट देता है। अब रिप के केस में तो ये 30 सेकेंड्स के गैप में दे रहा था, चाहे चेंज आए या ना आए। चेंज तो नहीं हो रहा ना, हर बार चेंज नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी राउटर नंबर 1 राउटर नंबर 2 को अपडेट भेज रहा है और सेम थिंग राउटर नंबर 2 राउटर नंबर 1 को भी अपडेट भेज रहा है। कहता है कि चेंज होने या ना होने का मैटर नहीं करता, इस टाइमर का मैटर करता है कि जैसे टाइमर हुआ भेज दो। और जब जा रहा है तो पूरी कंप्लीट राउटिंग टेबल जा रही है। राउटिंग टेबल का मतलब हर बार क्या हो रहा है, बैंडविड्थ कंज्यूम, ट्रैफिक बनेगा। जब इसको सेंड करना है सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा, जब रिसीव करेगा सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा, हाँ या ना। राउटिंग प्रोटोकॉल्स पुट एडिशनल लोड ऑन अ राउटर सीपीयू एंड रैम। द चॉइस ऑफ द बेस्ट रूट इज इन द हैंड्स ऑफ द राउटिंग प्रोटोकॉल एंड नॉट ऑन द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। स्टैटिक के केस में फुल कंट्रोल, कल मैं बता रहा था बार बार कि कंप्लीट कंट्रोल किसके हाथ में होता है, एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में होता है। लेकिन डायनामिक के केस में कंट्रोल किसके हाथ में चले गए हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स। वो तो अपना मैट्रिक के हर समय जज करता रहेगा, जहाँ पे उसको लीस्ट मैट्रिक मिली वही बात उसने क्या बना दिया, बेस्ट बना दिया। ओके, डीएससीपी बाद में करेंगे या डीएससीपी आज ही कर डालें, फिर बाद में ये आईजीआरपी करते हैं, बंदे भी कम है। ठीक है ना, डीएससीपी कर लेते हैं आज हम लोग। डीएससीपी राउटर नंबर 1। अच्छा पहले सिंपल डीएससीपी सुन लो, पता नहीं तुमने लास्ट टाइम कब पढ़ा था और कितना याद है। ये मेरा स्विच है, इस स्विच से मैंने क्या करा, कुछ कंप्यूटर्स ऐड कराए। इन्हीं कंप्यूटर में से एक कंप्यूटर को मैंने क्या बना दिया, डीएससीपी बना दिया, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। इसका यूज़ करते हैं हम लोग कि अपने नेटवर्क मशीन्स को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए। मतलब मैं मैनुअली आईपी एड्रेस असाइन नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि सभी मशीन्स को ऑटोमेटिकली आईपी मिल जाए। और वो आईपी कब मिले, जब वो रिक्वेस्ट सेंड करें। तो मैंने क्या किया, इन मशीन्स पे किया ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने कहा ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, इट मीन्स कि तुम्हें अपना आईपी एड्रेस खुद ही लेना है। तो ये क्या करेंगे, अपनी तरफ से मैसेज सेंड करते हैं। एक्चुअली डीएससीपी सर्वर पे मैंने पहले से ही एक पूल बना दिया है। पूल समझते हो आप लोग, रेंज। हाँ, मैंने उसको बोला वन स्कोप, माइक्रोसॉफ्ट पढ़े हुए हो क्या, हाँ वर्ड से ही पता चल गया। माइक्रोस्कोप में, उसमें माइक्रोसॉफ्ट में स्कोप बोलते हैं। 192.168.1.1 मेरा फर्स्ट आईपी एड्रेस, 192.168.1.2 सेकेंड आईपी एड्रेस, 192.168.1.3 थर्ड एड्रेस, 192.168.1.254। ये मैंने एड्रेसेस रख दी, एक पूल में एक रेंज बना करके रख दी। और इस पूल को मैंने एक नाम भी दे दिया। मान लीजिए मैंने क्या दे दिया, सिस्को, इसको एक नाम दे दिया, जस्ट वर्ड है ये एक्चुअली, कि जब भी कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है और वो रिक्वेस्ट अगर डीएससीपी सर्वर को मिलती है फॉर आईपी एड्रेस, तो ये उसको इस पूल में से आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये डोरा प्रोसेस पे काम करता है। इसे हम लोग कहते हैं डिस्कवरी, हाँ डिस्कवर कर लो, ऑफर,
कमाल है, तुम्हें तो पता है ये कैसे हो गया आज है? बताया था सर, पूरा एक्सप्लेन किया था सर इसको। एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ मैं, हाँ सर। फिर भी सुन लो। इसने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करी, डिस्कवर मैसेज सेंड किया। डिस्कवर हमेशा ब्रॉडकास्ट होता है, वो मैसेज कहाँ गया? सभी के पास गया। लेकिन ये तो DHCP सर्वर्स नहीं है, तो ये तो रिप्लाई दे नहीं सकते, तो रिप्लाई कौन देगा? ये वाले कंप्यूटर ने रिप्लाई भेज दिया, जो कि एक्चुअली DHCP सर्वर है। इसने क्या भेजा? ऑफर। ऑफर में क्या किया? ये पूरा का पूरा पूल चले गया। इस पूल का जो भी फर्स्ट फ्री IP एड्रेस होगा ना, ये उसकी डिमांड करता है, और डिमांड को वो क्या कहता है? रिक्वेस्ट। मतलब इसने अपनी तरफ से तो ब्रॉडकास्ट किया, डिस्कवरी मैसेज सेंड किया, इस वाले ने अपनी तरफ से क्या कर दिया? ऑफर दे दिया। अब ऑफर दिया तो क्या हुआ? इसने फर्स्ट फ्री IP सेलेक्ट किया। मान लीजिए फर्स्ट फ्री IP इस पूल का 192.168.1.2 होता, तो इसने तो सेलेक्ट कर लिया ना। ओके, अब ये क्या करेगा? रिक्वेस्ट सेंड की इसने कि मेरे को क्या कर दो? फर्स्ट फ्री IP असाइन कर दो। अब DHCP सर्वर अपने पास एक लॉग बनाएगा, कहता है 192.168.1.2 मैंने एक मशीन को असाइन किया हुआ है। अब मशीन कैसे आइडेंटिफाई हो? मशीन थ्रू मैक एड्रेस ही तो आइडेंटिफाई होगी, क्योंकि परमानेंट एड्रेस तो वही है ना। जैसे तुम लोग के मोबाइल में तुम सिम कार्ड बदलते रहते फिर भी ट्रेस हो जाते हो। ट्रेस किसकी वजह से? जब कॉल करते हो तो आपका क्या जाता है? IMEI नंबर भी जाता है साथ में। तो सेम थिंग, उसका मैक एड्रेस आया, तो इसने क्या करा? कहता है मैक एड्रेस जिस मशीन का A है उसको मैंने ये IP एड्रेस असाइन किया हुआ है, और ये IP एड्रेस कभी परमानेंटली असाइन नहीं होते, तो वो एक लीज ड्यूरेशन मेंटेन करके रखता है। जब हम लोग कंप्यूटर एज ए सर्वर बना करके बात कर रहे होते हैं ना, तो जो ये देगा वो देगा अराउंड 8 डेज के लिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि DHCP को मैं एज ए राउटर पे यूज़ कराना चाहता हूँ, मतलब राउटर मेरा एज ए DHCP वर्क करे, तो वो 8 डेज नहीं, वो 24 आवर्स के लिए काम करता है। ये डिफ़ॉल्ट लीज ड्यूरेशन हो गई, आप सेट कर सकते हो। तो इसने अपने नाम पर एक एंट्री बना ली, कहता है जिसका मैक एड्रेस है उसको मैंने 24 घंटे के लिए ये वाला IP लीज पे दिया हुआ है। और अगर ये उसने असाइन कर दिया तो अपनी तरफ से फाइनल एक्नॉलेजमेंट दे करके उसको बोलेगा कि तुम इसका यूज़ कर लो। अब ऐसा ही हम लोग कहाँ करेंगे? राउटर पे करेंगे। राउटर एक्चुअली हम लोग प्रोडक्शन में कभी भी राउटर को नहीं बनाते DHCP सर्वर, लेकिन ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारा iOS एज ए DHCP भी वर्क करा सकता है, डिवाइस को सपोर्ट करता है। तो मैं इस राउटर को यानी कि R1 को क्या बनाऊंगा? DHCP सर्वर। तो जो डिवाइस आपकी एज ए DHCP वर्क कर रहा होता है ना, उस डिवाइस को आपको हमेशा मैनुअली IP एड्रेस देना पड़ता है। अब ये वाला मैंने बोला कि IP एड्रेस असाइन करे 192.168.1.1 से लेकर के 192.168.1.100 तक। ठीक है, अब मैंने क्या करा? ये एक पूल बना के रख दिया कि ये पूल है, यहाँ से IP एड्रेस असाइन हो। लेकिन ध्यान रहे कि जो भी आपके डिवाइस एज ए DHCP वर्क कर रही है, क्योंकि आप लोग स्विच को भी एज ए DHCP बना सकते हो वैसे, तो मैंने कहा कि जो भी डिवाइस आपकी एज ए DHCP सर्वर वर्क कर रहे हो उसको इसी पूल का एड्रेस होना चाहिए। बात समझ में आई? तो मैंने इसको मैनुअली IP एड्रेस असाइन किया 192.168.1.1 ही मान लो मैंने असाइन कर दिया, तो मैं इसकी रेंज 1 से नहीं, मैं इसकी रेंज कहाँ से कर दूंगा? 2 से कर दूंगा। जब ये डिवाइस ऑन होगी तो ये अपनी तरफ से रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ये ऑफर देगा, ये रिक्वेस्ट, और ये इसकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट, हो गया काम खत्म। अब ये सब करना कैसे है वो देखो, कमांड्स में लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा नहीं होगा, है ना? देखिए, पहली चीज़ तो ये सुन लो कि DHCP 2 पोर्ट्स पे काम करता है, 67 और 68। समझ में आया? 2 पोर्ट्स पे काम कर रहा है। कहता है कि आपके राउटर पे DHCP सर्विसेज, जो पुराने iOS है ना, उन पे DHCP सर्विसेज को इनेबल कराना पड़ता है, चलाना पड़ता है, तो कमांड है सर्विस स्पेस DHCP। लेकिन जो नए iOS आ रहे हैं उन पे चलाने की ज़रूरत नहीं है सर्विस स्पेस DHCP की कमांड। ठीक, आगे बात करते हैं। कहता है IP आपको ग्लोबल मोड पे, जैसे आप लिखोगे सर्विस स्पेस DHCP, अब किस पे आ गए? DHCP मोड पे। यहाँ पे आपको कमांड चलानी पड़ेगी IP DHCP पूल, और यहाँ पूल पे मैंने अपना ही नाम लिख दिया है। एक्चुअली तुम्हें एक वर्ड देना है, मैंने बताया था ना, तुम सिस्को दे सकते हो या कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, और मैंने क्या लिख दिया? IP DHCP पूल और अपना नाम लिख दिया। जैसे ही मैं एंटर किया ना, अब मुझे डिफाइन करना है नेटवर्क, कि आप क्या नेटवर्क रखना चाहते हो। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ तो मैंने बोला कि मुझे नेटवर्क रखना है 192
168.1.1 से लेकर के 254 का 1 से लेकर के 254। अब इसकी नेटवर्क आईडी क्या आ गई, अगर मैं देखूं तो 192.168.1.0 ही तो आई। अब एक तो तरीका है कि मैं लिखूं 255.255.255.0 मतलब 24/24 पे रिप्रेजेंट करो, या फिर सिंपल सा फंड है कि आप ऐसे लिख दो 192.168.1.0 स्पेस दे करके क्या लिख दिया /24। तो दोनों ही ऑप्शन है आपके पास, आप चाहो तो उसको /24 लिख दो, अब चाहो तो उसका आगे सबनेट मास्क लिख लो। ओके, कहता है डिफॉल्ट राउटर। अब हम लोग क्या बोलते थे कंप्यूटर को, डिफॉल्ट गेटवे, कि तुम्हारा डिफॉल्ट गेटवे क्या होना चाहिए, राउटर होना चाहिए। लेकिन डीएचसीपी सर्वर पे हम लोग बोलते हैं कि तुम जब आईपी एड्रेस दो तो आईपी एड्रेस के साथ में डिफॉल्ट गेटवे भी तुम ही असाइन कर दो। मतलब एक बात बताओ कि मेरे नेटवर्क है और इस नेटवर्क पे बहुत सारे यूजर्स कनेक्ट हो रखे हैं, इस पे 48 यूजर्स कनेक्ट हैं, इस पे मेरे 24 यूजर्स कनेक्ट हैं, इस पे मेरे 24 यूजर्स कनेक्ट हैं, सबको अपने आप आईपी मिल रहा है, लेकिन डिफॉल्ट गेटवे मैं मैनुअली दे रहा हूँ, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, डीएचसीपी सर्वर को ही कुछ चीज़ें बता देते हैं, जैसे कि जब भी तुम आईपी एड्रेस असाइन करो उसको साथ में क्या दे दो, डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस भी दे दो। साथ ही साथ उसको तुम लोग और क्या दिलवा सकते हो, डीएनएस भी दिलवा सकते हो। ये दोनों चीज़ें तुम उसको क्या करवा सकते हो, असाइन करवा सकते हो। मतलब डिफ़ॉल्ट गेटवे प्लस डीएनएस आप दोनों असाइन करवा सकते हो। अब डिफ़ॉल्ट गेटवे हमें बताना भी तो पड़ेगा डीएचसीपी को कि क्या आईपी हो, क्योंकि सभी के लिए सेम होना चाहिए। डीएनएस हमें बताना पड़ेगा, सभी के लिए सेम होना चाहिए। अब मैं उसको यही तो बोलूँगा कि डिफ़ॉल्ट गेटवे जो हो वो क्या हो, 192.168.1.1 सबके पास जाए। डीएनएस का एड्रेस 192.168.1.2 सबके पास जाए। लेकिन हाँ, ये दोनों एड्रेसेस हमें डीएचसीपी पे कैसे डिफाइन करने हैं। डिफ़ॉल्ट गेटवे का एड्रेस कहा जाता है डिफ़ॉल्ट राउटर, कमांड होगी डिफ़ॉल्ट राउटर की, और डीएनएस के लिए हमें सीधा सीधा लिखना पड़ता है डीएनएस सर्वर। तो डिफ़ॉल्ट राउटर, और मैंने लिख दिया कि ये आईपी एड्रेस मेरे डिफ़ॉल्ट गेटवे का है, और ये मैंने बोल दिया डीएनएस सर्वर का। देना चाहो तो दो, डीएनएस ज़रूरी नहीं है वैसे देना। ओके, लीज की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था लीज बाय डिफ़ॉल्ट 1 डे यानी कि 24 आवर्स का हो गया। अगर आप देना चाहो तो फॉर्मेट होता है सबसे पहले डे, देन आवर्स और देन मिनट्स। मैंने 1 लिखा हुआ, मतलब ये क्या हो गया 00। अगर आप देना चाहते हो कि कुछ घंटों के लिए, सपोज 2 घंटे के लिए, तो 0 2 0। तो जो आप डिफाइन करना चाहो वो कर लो। ये जो डीएनएस है ये उसका जैसे गूगल का जो है, मतलब जो सर्वर से उनका आईपी एड्रेस है। आपने अपनी कंपनी का डीएनएस बनाया हुआ है तो दे दो, अदरवाइज फिर तो वो गूगल से उठा लेगा। जैसे मैंने भी यहाँ पे 8888 लिखा है, ये गूगल डीएनएस है। आप अपनी कंपनी का भी बना सकते हैं। हाँ, हम अपनी कंपनी का डीएनएस बना के रखते हैं। पूल आईपी, मतलब एक पूल बन जाएगा इसमें आईपी एड्रेस और नेम लिखे होंगे, तो इसमें नेम डालता तो वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को पुल करेगा। हाँ, एक्सक्लूड कराने की बात करते हैं। मान लो इसमें से कुछ एड्रेसेस ऐसे हैं जो मैंने सर्वर को दे रखे हैं, क्या तुम सर्वर के आईपी एड्रेसेस बदलोगे बार बार? अरे एक बात बताओ, आज तुम्हें सर्वर का एक एड्रेस मालूम है, ठीक है ना, कल को सर्वर का एड्रेस बदल जाए, प्रॉब्लम होगी ना। तो हम लोग कुछ एड्रेसेस जो हम लोगों ने सर्वर्स के लिए क्या करा रखे, रिजर्व करा रखे, उन्हें पूल में से एक्सक्लूडेड भी करा सकते हैं, एक्सक्लूड करा सकते हैं। तो उसके लिए कमांड होती है, कहता है यहाँ पे आओ, क्या लिखो, IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेसेस। और अगर कुछ बाइंड करना चाहो तो तुम देख सकते हो। ठीक है, करें हम इसको हम लोग प्रैक्टिकली। ये कर लेता पैकेट ट्रेसर सपोर्ट, कभी किया है इस पे? कर लेगा पक्का, क्योंकि मैंने हमेशा रियल डिवाइस पे ही काम किया है इस मामले में। तो इसमें सेटिंग्स करनी पड़ जाएंगी दूसरी इसमें TFT वो सर्वर आता है उसको ओवर DHCP
ठीक है, ऐसे मैंने क्या कर दिया, ये 4 कंप्यूटर्स ले लिए, इन चारों को मैंने एक राउटर के साथ कनेक्ट कर दिया और इस राउटर को ही मैं एज ए DHCP सर्वर यूज़ करना चाहता हूँ। क्या हुआ? लाइट भी लगी है तो बंद कर दिया वो? हाँ कर दी थी मैंने। खुश, अब लाइटें आ गई। कुछ लग रहा है ठीक है, मैं आया राउटर पर। राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैंने किया इसको नो। फॉन्ट सही है या और बड़ा करूँ? ठीक है, मैंने क्या किया, मैं आया ग्लोबल मोड पे, आके मैंने इसको क्या दिया, सबसे पहले तो IP एड्रेस F0/0 IP एड्रेस मैंने इसको दे दिया 192.168.1। सर उसको आप पढ़ा दो सर, हाँ आप उसको हटा दो सर, आपके रहने दो, छोड़ो, कोई नहीं। 192.168.1.1 कोई नहीं। अब तुमने इतने टाइम से मेंटेन कर रखा है, मैं कैसे हटा दूँ? क्यों? पेंडॉल है ना, पूरी डिवाइडर से कोई नहीं, उसको भी पढ़ाते लिखाते तो ऐसा नहीं करता। सर्विस स्पेस कौन कह रहा था सपोर्ट करता है ये? सर उस मोड पे लेना। पुराना पैकेट कैसे है? पुराना पैकेट ट्रेसर है, एक काम करें नया वाला ले लें। हाँ सर, नया लो। ठीक है, अब इधर देख लो। सर चेक करो, पहले चले जाते हैं। कहाँ है इसका? तो वही है सर, उसके बगल में, चार्जिंग के बगल में पड़ रही है उसको। I3 है ना? I3 है, इसको क्या हो गया, इतना स्लो क्यों हो गया एकदम से? इतना स्लो? पुट्टी इंस्टॉल है? पुट्टी और 1 नहीं दिख रहा। हाँ, सिर्फ सेटिंग्स ही चेंज करे यार हम बार बार।
सर पोर्ट कॉस्ट और प्रायोरिटी एक ही चीज़ है? अब सही है। हाँ सर आप हाँ पोर्ट कॉस्ट और प्रायोरिटी एक ही चीज़ है? अलग अलग है। होस्ट नेम R1, सर्विस स्पेस DHCP चल गई, वो कॉस्ट है ना? ठीक है ना। यहाँ पर देखो हमने सबसे पहले कमांड चलाई सर्विस स्पेस DHCP, ये कमांड चल गई। अब हमें क्या देना है, DHCP को पूल नेम देना है। मैंने इसे क्या कहा, IP DHCP पूल का नाम मैंने रख दिया इसका क्या, सिस्को। जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पर आ गया। अब हमें क्या कमांड देनी है इसको, नेटवर्क कमांड दे करके मैंने लिखा 192.168.1.0 स्पेस दिया, / करके मैंने कितना कर दिया इसका 24, ठीक है। नेटवर्क डिफाइन कर दिया मैंने इसको। ओके, अब मैंने इसको कहा कि जो राउटर है डिफ़ॉल्ट राउटर, उसका IP एड्रेस क्या होना चाहिए, 192.168. ठीक है, डिफ़ॉल्ट राउटर दे दिया। DNS सर्वर देना कोई ज़रूरी तो है नहीं। मैंने क्या लिखा, लीज मैंने यहाँ पे लगाया क्वेश्चन मार्क। क्या कहता है, या तो इन्फिनिट कर दो हमेशा के लिए, जब तक मशीन रीबूट नहीं करती वो IP उसी के पास रहेगा, नहीं तो आप डिफाइन कर सकते हो। मैंने कहा 1 डे। अब वो क्या कहता है, आवर्स में बताओ, मैंने कहा 1 आवर। फिर वो क्या कहता है, मिनट्स में बताओ, मैंने कहा 10 मिनट्स। 1 डे, 1 आवर, 10 मिनट्स, ये मैंने इसको डिफाइन कर दिया। सालों के लिए कोई मशीन रीबूट तो करेगी ना। गूगल लेते हैं ना, वो लीज पे लेते हैं। गूगल ने मान लो तो IP एड्रेस दिया DHCP ने, तो वो उसका उसने कुछ सालों के लिए लीज पे ले रखा, फिर वो तो रजिस्ट्रेशन डोमेनिंग हो जाती है, वो अलग होता है। जैसे रिबूट हुआ तो दोबारा से वो करेगा प्रोसेस। राउटर नहीं, कंप्यूटर। जैसे ये कंप्यूटर है, ये रिबूट कर गया तो दोबारा रिक्वेस्ट जाएगी, दोबारा IP एड्रेस ज़रूरी थोड़ी ना सेम मिले, अलग भी मिल सकता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से कर दिया एग्जिट। जैसे ही मैं इधर से बाहर आया, मैंने कहा कुछ एक्सक्लूडेड एड्रेस भी बोले थे मैंने कहा इसको IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेसेस, जैसे 192.168, मैंने कहा 1.2 किसी को मत देना। फिर मैंने कहा 19, एक काम करते हैं ना, ऐसे करते हैं 1 से लेकर के, मैंने कहा 192.168.1.2 ये दोनों किसी को मत असाइन करो। मतलब ना तो 2 वाला असाइन करो, ना ही 1 वाला असाइन करो। तो सिंपल है, रेंज लगा देते हैं ना हम लोग इनके आगे। इस कमांड को मैंने क्या कर दिया, नो कर दिया। ओके, अब जो भी इससे IP एड्रेस मांगेगा ये उसको IP एड्रेस दे देगा। अब कैसे करोगे इसका, यहाँ पे राउटर नंबर 1 को राउटर नंबर 2 से एक VLAN में ऐड कराना पड़ेगा। रेंज कैसे नहीं मिलेगा ना? हाँ, रेंज कैसे नहीं? एक बार मैं दोबारा कर रहा हूँ, रुक जाओ। अरे वो कैसे जाएंगे पैकेट ट्रेसर पे हम लोग, यहाँ से सर जब लीज हुआ तो 25 घंटे का हुआ कि 1 घंटा 10 मिनट का हुआ? हाँ, 1 घंटा 10 मिनट के लिए हुआ कि 25 घंटे 10 मिनट के लिए? एक दिन 1 घंटा, तो मतलब 25 घंटे हो गए ना। सर वो लीज को अगर हम नो लीज करें तो खत्म हो जाएगी लीज। ऐसा कुछ नहीं होता कि नो लीज कर दो। देखो ये सर्विस DHCP कमांड तो सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है ना। बाकी ये पैकेट ट्रेसर है, कुछ भरोसा नहीं है इसका। एक बार फिर से चला लेते हैं, शायद ये IP DHCP वाली कमांड एक्सेप्ट कर जाए। एक 1% डाउट है मेरे को। IP DHCP पूल, क्या नाम दूँ, मतलब सर्विस DHCP कमांड सपोर्ट नहीं करता, सिंपल सा मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो मैंने इसको बोला कि डिफ़ॉल्ट राउटर कौन है इसका, 192.168.1.1। फिर मैंने बोला नेटवर्क इसका
192.168.1.0 / मैंने इसे क्या कर दिया, नेटवर्क सही तो है, 192.168.1.0। अच्छा, इसको मास्क ही चाहिए, ये /24 वाली कमांड सपोर्ट नहीं करता। जैसे मैंने अभी रियल राउटर पे आपको करके दिखाया था ना, रिकॉर्डिंग चल रही है ना तुम्हारी, हाँ चल रही है, जैसे भी रियल राउटर पे / करके कर दिया था, ये उस कमांड को सपोर्ट नहीं करता। तो इसके लिए तो आपको ऐसे ही डिफाइन करना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे डिफाइन कर दिया हमने क्या कर दिया, इसको एक पूल भी बता दिया कि कहाँ से लेना है। फिर मैंने इसको बोला लीज कमांड नहीं सपोर्ट कर रहा है ये, वाह सपोर्ट ही नहीं कर रही इस पे लीज वाली कमांड, तो मतलब ये अपने आप एक दिन के लिए जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ से किया मैंने एग्जिट, मैंने कहा DSCP एक्सक्लूडेड एड्रेसेस 192.168.1.1 एक्सक्लूड करा दे, और इसके खुद के फास्ट ईथरनेट पे मैंने आईपी देना है FA0/0 आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0। इसे क्या कर दिया मैंने, नो सेट कर दिया। ठीक है जी, यहाँ तक तो काम अपना सही चल रहा है। अब इसके साथ कुछ कंप्यूटर्स कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। इन्हें कनेक्ट करने के लिए स्विच भी लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे आए, लिंक अप आ गया ना, ठीक है। एक काम करो, इसमें फास्ट फॉरवर्ड टाइम मिलता है, मतलब पोर्ट फास्ट वाला काम यहाँ से हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर देना। अब कंप्यूटर्स को आईपी चाहिए तो रिक्वेस्ट जानी चाहिए, यहाँ पे आना, DSCP पे क्लिक कर देना, आ गया 1.2, ठीक। यहाँ पे आ जाओ, इस पे पहुँचे, यहाँ पर भी हमने कह दिया DSCP, मिल गया 1.3। इस पे आए, इसको बोल दिया मैंने मिल गया 1.4, ठीक। अब इनको तो आईपी एड्रेस असाइन कर दिए, यहाँ पे पहुँचते हैं कि क्या है कंडीशन। एग्जिट करो, आईपी स्पेस ये नहीं दिखा रहा, बस इतना ही दिखा रहा है ये। DSCP बाइंडिंग तुम शायद देख पाओ, कौन सी? नहीं, वो चेक करने के लिए चलानी है, ग्लोबल मोड पे चलानी है। एक काम करो ना, शो IP DSCP कमांड चला लो। शो IP DSCP बाइंडिंग एक कमांड होती है, बाइंडिंग, और एंटर कर दो तो ये दिखा देगा कि कहता 1.2 जिसको असाइन किया गया उसका मैक एड्रेस ये रहा, क्योंकि लीज एक्सपायर वाली बात कहाँ से है जब लीज डिफाइन ही नहीं किया तो, ठीक है। तो यही कह रहा है जिस मशीन का मैक एड्रेस था उससे मिला 1.2, जिसका मैक एड्रेस ये 1.3, जिसको मैक एड्रेस ये 1.4। हाँ, नहीं, ये तो DSCP की अपनी एक अलग फाइल है। और हाँ, ये तुम्हारा डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है। तो यही है DSCP सर्वर।